So, very good evenings to all my dear students. आप सब काफ़ी आनंदमय होंगे क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि झारखंड की जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसके एप्लीकेशंस फॉर्म की स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे समय में मैं आपके लिए काफ़ी सहयोगी साबित होऊंगा अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को देखोगे। मैं मंथ वाइज आपके कंपाइलेशंस को आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपको कम से कम पैनिक्स हो और मैक्सिमम्स गेन आपको मिल पाए। ओके, ऐसे विदाउट पेन गेन तो होता नहीं है, लेकिन पेन कम हो गेन अधिक हो या मैक्सिमाइजेशन ऑफ गेन हो, ऐसे करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। आपको पता होगा कि जिस तरह से नया ट्रेंड आपके सामने आ चुका है, ऐसे ट्रेंड में करंट अफेयर्स की उपयोगिता ज़्यादा है डियर। तो हमारी दो तरह की करंट अफेयर्स की सिनेरियो चल रही है। एक करंट अफेयर्स आपको झारखंड का मिलेगा और दूसरा करंट अफेयर्स आपको आप सकते हैं नेशनल लेवल पे मिलेगा, जो कि वीकली फॉर्म में आपका चल रहा है। तो अभी मैं चला रहा हूँ जनवरी महीने का, फिर मैं इसको आपको आपके सामने लाऊंगा फरवरी, मार्च, इस तरह से अप टू जून। फिर जून के बाद अगर आपके एग्जामिनेशन अक्टूबर में होते हैं तो फिर मैं उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। बस मैं कहूँगा आप हमारे चैनल ऑफिसर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों को शेयर करो। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर मैं अपने एनर्जी लेवल को यूज़ करके या आप कह सकते हो कि इन्वेस्ट करके अगर आपको मैं कुछ दे रहा हूँ तो आपको भी मुझे देना चाहिए। ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। यू नो वेरी वेल, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने करा है, बीएससी केमिस्ट्री भी करा है। 7 सालों से लेकर आप 8 सालों का एक्सपीरियंस मान लो हमारा आईएएस एकेडमी है, आईबीएस प्राइवेट लिमिटेड में मैंने करा है। माय फोकस एरिया हमारा बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी और ईपीएफओ है। ऐसे और सब एग्जामिनेशंस हैं, बट हमारा आज का जो सेशन है वो जेपीएससी और जेएसएससी को लेके ही है डियर। याद करना डियर कि ये जो करंट अफेयर्स है ना, आपके एग्जामिनेशन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप ये मान के चलो कि 10 to 15 क्वेश्चंस ये आपको करंट अफेयर्स में पड़े हैं। तो आप करंट अफेयर्स के दो सिनेरियो हो गए। एक मान लो कि झारखंड वाले करंट अफेयर्स में भी यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और ये आप देखो जीएस जो 30 नंबर की जीएस है उसके अंदर भी 10 करंट अफेयर्स तो मिनिमम होंगे ही होंगे। तो आप देख रहे हो अगर दोनों को ऐड करोगे तो 20 करंट अफेयर्स होते हैं डियर। ये एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि आपको पता है साइंस में 20 है तो उसके इक्विवेलेंट एक करंट अफेयर्स भी आप मान के चलो। और झारखंड के करंट अफेयर्स को कभी भी या फिर नेशनल करंट अफेयर्स को वन लाइन कभी मत पढ़ना डियर। आपको अगर पढ़ना है तो पूरी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें और वहाँ से क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करें। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, और इस सेशन की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह से आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, हेडिंग्स है। जो भी हमारा आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे उनको मैं देखने का प्रयास करता हूँ, राइट। चलिए तो मैं कहूँगा कि आप इन बातों को समझ चुके होंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इंट्रो सेशन की ओर आते हैं। इंट्रो सेशन इन द सेंस कि वैसा सेशन डियर जहाँ पे आप देखोगे कि इंडेक्स के रूप में आपके पास चीज़ें आ रही है। तो आप देख सकते हो इंडेक्स। आई होप सभी लोग इंडेक्स समझ गए होंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, पहली डिस्क्रिप्शन आपके स्क्रीन पे है। ये जो संवेद शिखर है जिसको इको टूरिज्म जोन एवं पर्यटन जोन से हटाया गया है। आपको पता होगा कि झारखंड की जो पारसनाथ पहाड़ी है उसे हम लोग संवेद शिखर कहते हैं। यहीं पर जैन धर्म के जो तीर्थकर थे उनको आप कह सकते हो कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साधना इन्होंने किया था। तो ये जैनियों का काफ़ी तीर्थ स्थल माना जाता है, पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने
झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित श्री संवेद शिखर जी पर्वत क्षेत्र से जुड़े पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचना की धारा 3 के प्रावधानों और अन्य सभी पर्यटन और इको पर्यटन गतिविधियों को लागू करने पर तत्काल रोक लगा दी है। आपने सुना होगा कई दिनों पहले कई विवाद हुए थे, यहाँ के जो ट्राइब्स हैं और यहाँ के जो जैनिज़्म है, जैनिज़्म इनको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और ये जो आपके ट्राइबल्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो अगर आर्टिकल 3 या एक्ट धारा के तहत अगर मैं इसको इसमें शामिल करूं कि चलो भाई इसमें टूरिज़्म के क्षेत्र में घोषित करूं, तो धारा 3 के तहत इस पे सारे काम होने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे लोकल परंपरा को ला रहे हो, इको टूरिज़्म माहौल को डेवलप नहीं करने दे रहे हो। इसको देखते हुए संवेद शिखर को जो है भारत सरकार ने इको टूरिज़्म जोन एवं पर्यटन जोन से हटा दिया है। So, Sri Samved Shikharji removed from Ecotourism Zone and Tourism. Union Minister of Environment, Forest and Climate Change has imposed an immediate ban on the implementation of provision of Section 3. तो Section 3 का प्रयोग करते हुए ऑफ द नोटिफिकेशन ये सारे को क्या किया है, रद्द कर दिया है। अब ये इको टूरिज्म में नहीं शामिल है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में जो विवाद हुआ, इस विवाद को देखते हुए कि आप कह रहे हो कि नहीं मेरा ट्रेडिशनल होना चाहिए, जैनिज़्म कहता है ये हमारा ट्रेडिशनल है, ये लोग इसको मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते, इसको चेंज कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके बारे में। केंद्रीय मंत्री जो थे वो कौन थे? भूपेंद्र यादव थे, जिन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि मंत्रालय स्थापित तथ्य को स्वीकार करता है कि संवेद शिखर जी पर्वत क्षेत्र न केवल जैन समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक पवित्र जैन धार्मिक स्थान है और मंत्रालय इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब इसके किसी भी चीज़ में कोई छेड़खानी नहीं करेगा। इसके अलावा जो संरक्षण है धारा 86 की धारा 3 की उपधारा 3 के तहत उपरोक्त पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने इस अधिसूचना की धारा 5 के तहत एक निगरानी समिति का भी गठन किया है। तो याद रखना, ये जो कंजर्वेशन है, पर्यावरण कंजर्वेशन अधिनियम है, एक्ट है, वो कौन है? तो आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 है, ओके कि धारा 3 के तहत किसी को आप क्या करते हैं, इको टूरिज्म में लाते हो या इसे रिमूव करते हो, तो इसे रिमूव कर दिया गया है इसी धारा के कारण। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे शराब, मांसाहारी, ये सब चीज़ें जो लोकल ट्रेडिशन है उसका प्रयोग कर रहे हैं, जो टूरिज्म की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि टूरिज्म में कई लोग बाहर से आते हैं। तो इसको संरक्षण करते हुए, पर्यावरण को संरक्षित करते हुए यहाँ टूरिज्म पर बैन किया गया है। ओके, चलिए भूपेंद्र यादव सेम चीज़ें आपके पास है। अब आइए, राष्ट्रपति ने कोडरमा जिला प्रशासन को दिया डिजिटल इंडिया का अवार्ड। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रास रूट लेवल पर आम लोगों, खासकर युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध करवाने वाले को लेकर किए गए बेहतर कार्य के लिए झारखंड के कोडरमा जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला। याद रखना डियर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डिजिटल पे जितने भी सवाल आते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आने वाले JSSC, आने वाले JPSC में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये होगा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड को किस जिले को मिला है। तो यह मिला है किसको? कोडरमा जिलों को। इसको ग्रहित किया है कोडरमा के DC आदित्य रंजन ने। आदित्य रंजन जी काफ़ी एग्रेसिव पर्सनालिटियों में से एक हैं। उन्होंने एग्रेशन दिखाते हुए आज की डिजिटल की उपयोगिता को समझते हुए उन्होंने क्या करा कि मैक्सिमम युवाओं को डिजिटल कार्यक्रम के साथ जोड़ा, उन्हें फंडामेंटल कंप्यूटर की जानकारी से एक्टिवेट कराया, जिस कारण से उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। मतलब ये अवार्ड उन्हें नहीं, पूरे कोडरमा ज़िला को मिला है। President Draupadi Murmu awarded the Digital India Award to Koderma District Administration of Jharkhand for the excellent work done in providing computer information to the common people, especially the youth, at the program held at Vigyan Bhavan in New Delhi. The award was received by Koderma DC Aditya Ranjan. कोडरमा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे यह सम्मान मिला। यह भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओनली वन है। DC आदित्य रंजन की पहल पर 5 सितंबर 2021 को समाहरणालय परिसर में जिले का पहला DEGM कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई।
आप देखो इसकी जो समाहरणालय है, जो सचिवालय है, ये डिस्ट्रिक्ट सचिवालय है, यहीं पे इसकी शुरुआत कर दी गई। इस सेंटर को मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद मरकच्चो प्रखंड को छोड़कर कोडरमा, झुमरी तिलैया, सतगावा, डोमचांच, चंद्रवारा व जयनगर में इस केंद्र की शुरुआत की गई। तो आप देखोगे तो कोडरमा जिला के मरकच्चो में सिर्फ ये सुविधा नहीं है, बाकी कोडरमा के हर एक जगहों पे ये सुविधा मिलेगी है। 2 अन्य केंद्र की शुरुआत 4 जनवरी को की गई थी। कोडरमा के डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि वर्तमान में 8 DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर जो है वो आपके कोडरमा में है और इसकी संख्या को 11 बढ़ाई जाएगी, इसकी बात उन्होंने कहा। इसका अलावा प्रत्येक वर्ष करीब 20,000 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने की दिशा में इन सेंटरों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 7 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाने वाले अवार्ड को लेकर हुए फर्स्ट राउंड के शॉर्ट लिस्ट में 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को जगह मिली थी। इसके बाद 9 सदस्यों की जूरी ने इसको क्या किया, प्रोजेक्ट को कन्वेंशंस किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 2-3 पूछे जा सकते हैं। एक तो कोडरमा का डीसी काफ़ी पॉपुलर होगा आदित्य रंजन, क्योंकि कोडरमा का एडमिनिस्ट्रेटिव इन्हीं के हाथों में और इन्हीं के पहल से DEGS कंप्यूटर की जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है इसकी शुरुआत की गई और कोडरमा के मरकच्चो को छोड़कर सभी जगह पे है और ये एकमात्र जिला है किसका, झारखंड का, जिसे यह अवार्ड मिला। तो कोडरमा इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, जो लोग इंग्लिश से लिखते हैं ना उनके लिए भी ये व्यवस्था मैंने कर रखा है, टू रिसीव दिस ऑनर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑन द इनिशिएटिव ऑफ DC आदित्य रंजन, द डिस्ट्रिक्ट्स first DEGS Computer Basic Training Center was started in 5th September 2021. The collaboration premises after the good responses received this center. इस सेंटर से गुड रिस्पॉन्स मिलने के कारण जो है झुमरी तिलैया, सतगांव, डोमकांच, चंद्रवारा और जयनगर और मरकच्चो ब्लॉक को छोड़कर इन सभी जगहों में इसकी शुरुआत की गई और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है। कुल मिला के आप देखोगे तो 11 सेंटर जो है ये चलाने की बात की जा रही है और 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है। डिजिटल एनहांसमेंट्स हो रहा है, डिजिटली जानने से आपको कई इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसको देखते हुए ये काफ़ी अच्छी बात है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि मात्र कोडरमा को ही यह अवार्ड मिला। देखो आपके पास रांची है, गुमला है, धनबाद है, इन जगहों पे नहीं मिला और सिर्फ किधर मिला, तो कोडरमा पे मिला। ओके, आप देखिए भारत के से चयनित 6 विद्यालयों में झारखंड से एकमात्र DPS बोकारो को मिला 7 स्टार रेटिंग अवार्ड। तो 7 स्टार रेटिंग अवार्ड मिला है किसको, तो आप बोकारो की DPS को। आपको पता होगा ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है बोकारो की, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, अपने एजुकेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के प्राचार्य डॉक्टर S गंगवार ने बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो को 7 स्टार रेटिंग स्कूल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड DPS बोकारो को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्व निर्वहन एवं विभिन्न अनूठे पहलों के लिए दिया गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल को ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव की विशेष कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। ये ट्रिपल+ की ग्रेडिंग मिली थी इसको। तो ये आपको इतना ही याद रखना है कि झारखंड का कौन सा एकमात्र स्कूल है जिसे 7 रेटिंग मिला है। क्यों, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अवार्ड उनको दिया गया। ओके, नई दिल्ली में सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से कौशल शिक्षा एवं सतत विकास विषय पर आयोजित 8वें सम्मेलन के दौरान यह अवार्ड दिया गया। किनको, तो DPS को, जिनकी प्राचार्य हैं डॉक्टर AS गंगवार। ओके, तो आपको ये पूरी तरह से याद रखना चाहिए। एक कोडरमा वाली बात जिसे डिजिटल अवार्ड मिला, दूसरा DPS बोकारो जिसे स्टार रेटिंग मिला, ये एकमात्र है। ओके, चलिए, DPS बोकारो द ओनली वन फ्रॉम झारखंड अमॉन्ग द 6 स्कूल सेलेक्टेड फ्रॉम इंडिया।
पूरे इंडिया के अंदर 6 स्कूल का सिलेक्शन हुआ था, उसमें अकेला कौन है? झारखंड का डीपीएस है। ओके, डॉक्टर एएस गंगवार जो प्रिंसिपल है दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो को इन्फॉर्म दैट दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो हैज़ रिसीव्ड द 7-star रेटिंग स्कूल अवार्ड 2022, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आगे सभी को आप नोट करते जाना डियर, और साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं जो अपनी एनर्जी को आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको बस अपने उंगली का इन्वेस्ट करना है, शेयर करना है, दोस्तों के बीच में शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, व्यू भी करना। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इतने अच्छे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने ला रहा हूँ डियर। ये हमारा जनवरी का सेकंड है, और इसी सेकंड के साथ ये हमारे जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन है, ये हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर मैं फरवरी की स्टार्ट करूँगा। इससे पहले मैंने क्लास 1 दे रखा। ओके, तो रांची का जो मौसम केंद्र है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। 15 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के मौसम भवन में विशिष्ट सभागार में भारत मौसम विज्ञान मतलब IMD के 148वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में रांची का मौसम केंद्र भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया। ये तो आप समझ लें डियर, फुल पत्ती वाली सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस समारोह में रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख, अब ये भी पता हो जाएगा कि रांची में जो हमारा मौसम केंद्र है या मौसम के बारे में जो जानकारी देता है उसके हेड कौन है? अभिषेक आनंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार ग्रहण किया। यह आप झारखंड के लिए गौरव की बात है। ओके, विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान सूरकंडा जी, मुरारी देवी और जोत और बनिहाल टॉप के डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन भी किया गया। रांची मेट्रोलॉजिकल सेंटर डिक्लेयर द बेस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ इंडिया। यहाँ से एक बात की जानकारी लेना दिया, जो मौसम की जानकारी देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिकल, या मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। वैसा सेंटर जो मौसम के बारे में जानकारी दे, फोरकास्टिंग वेदर की करे, उसे कहा जाता है मेट्रोलॉजिकल। तो ये रांची में स्थित है। ओके, और इन्हें जो है यह अवार्ड दिया है क्या? तो भारत का बेस्ट मौसम केंद्र का अवार्ड मिला है। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरविंद बर्नवाल ने केदारकंठा पर्वत की 12,050 फीट की ऊंची चोटी पर एक तिरंगा फहराया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरबी और झारखंड का जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, अरविंद बर्नवाल का। ओके, ने केदारकंठा जो पर्वत की श्रेणी है माउंट एवरेस्ट की, वहाँ पर उन्होंने भारत का झंडा फहराया जिसकी ऊंचाई 12,050 फीट है, और यह गणतंत्र दिवस के पूर्व तिरंगा फहराकर देश को काफ़ी गौरवान्वित किया है या देश का नाम रोशन किया है। ओके, अरुण बनवाल ने बताया कि पूरे भारतवर्ष से कितने लोग गए थे? 8 राज्यों के 30 लोग गणतंत्र दिवस के पूर्व हिमालय पर्वत श्रृंखला पर तिरंगा फहराने की यात्रा में शामिल थे, जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के ट्रैकर भी इसमें शामिल थे। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए आ गया बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ये इम्पोर्टेंट है। त्रिलोक राय के नेतृत्व में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हिमालयन श्रृंखला के केदारकंठा, तो याद रखिए ये बात आ गया कि केदारकंठा कहाँ है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 12,050 फीट है। इस पर तिरंगा किसने लहराया? तो अरविंद बर्नवाल ने लहराया। ओके, यह सकरी गांव से 12 किलोमीटर पर केदारकंठा पर्वत है। अरविंद बर्नवाल पहले भी अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं। 15 जनवरी को देहरादून से यात्रा की शुरुआत हुई थी और 16 जनवरी को दूसरे दिन कोट गांव से केदारकंठा पर्वत के 9,100 फीट पर स्थित पहले बेस कैंप ये पहुंच गए थे, और 17 जनवरी को तीसरे दिन 11,250 फीट पर पहुंच गए। और इस तरह से आप देख रहे हो कि 18वें दिन जो है वो पूरी तरह से इसके बाद वो शिखर को प्राप्त कर चुके थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केदारकंठा या
झारखंड का कौन ऐसा व्यक्ति है जो केदारकंठा पर भारत का तिरंगा लहराया? तो ये होगा अरविंद बर्नवाल। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आप पढ़ोगे ना तो आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल टेक्स्ट की तरह मायने में रहेगा। बार बार मैं अरविंद बर्नवाल की बात करता हूँ, केदारकंठा की बात कर रहा हूँ, 12,050 फीट की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी बातें याद रखेंगे। अरविंद बर्नवाल hosted the tricolor on the 12,050 फीट हाई पीक केदारनाथ माउंटेन। अरविंद बर्नवाल कहाँ का रहने वाला है? तो ये जामताड़ा के रहने वाले, याद रखिएगा ये जामताड़ा के रहने वाले। मेड द कंट्रीज प्रोड्यूस होस्टिंग द ट्राइकलर बिफोर द रिपब्लिक डे एट हाई ऑफ 12,015 फीट ऑफ केदारनाथ माउंटेन ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज। आइए, इसमें 30 पीपल लोग गए थे, ये सारा मैंने डिस्कशन कर दिया है, उसी का इंग्लिश वर्जन है, तो डोंट वेस्ट द टाइम ओवर देयर। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी कोई नोट्स बना रहे होंगे डियर। बिल्कुल टेक्स्ट की तरह हमारी क्लासेस चल रही है, आप इसका आनंद उठाएं और साथ ही साथ आप ऑफिसर पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्यू करें। झारखंड के गुमला जिले के डीसी सुशांत गौरव और गुमला नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उरांव ने शहर में झारखंड के पहले बर्तन बैंक का उद्घाटन किया। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुमला का डीसी सुशांत गौरव और गुमला नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण ने इसका काम किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपको पता होगा डियर, मान लो ये पार्टियां वगैरह होती हैं तो आप इसमें कई प्लेट्स, कई ग्लासेस जो है इसका यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करके आप फेंक देते हैं, जो कि पर्यावरण को क्या करता है, दूषित करता है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक्स है वो गलते नहीं हैं, डिस्पोज होते नहीं हैं। इसके जगह पर इन्होंने क्या किया, एक बर्तन बैंक ओपन कर दिया और 1 रुपया में आपको पूरा सेट मिल जाएगा। और जिसका संचालन कौन करती है? तो महिला ग्रुप करती है। इससे महिलाओं को भी इनकम होगा और पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा। तो ये झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहाँ खुला? गुमला के अंदर। किसने ओपन किया? डीसी सुशांत गौरव और गुमला नगर परिषद के अध्यक्ष दीप नारायण उरांव ने। गुमला जिले के डीसी सुशांत गौरव ने बर्तन बैंक को सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतर उदाहरण बताया। इन्होंने कहा कि जो रोटेशन इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी है, इसका बेहतरीन उदाहरण बताते हुए इसकी शुरुआत की। नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उरांव ने बताया कि ज़्यादातर लोग शादी विवाह, सालगिरह और बर्थडे पार्टी में जैसे आयोजनों में भोजन पानी सर्व करने के लिए थर्मोकोल, प्लेट और प्लास्टिक ग्लास जैसे सस्ते साधन का उपयोग करते हैं। फिर उस आयोजन के बाद यही थर्मोकोल और प्लास्टिक बर्तन जो है प्रदूषित कूड़ा बनकर शहर को गंदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। देखिए कितनी अच्छी सोच है। ओके, तो प्लास्टिक और थर्मोकोल के बर्तनों को मात देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर परिषद प्रशासन ने शहर के जरूरतमंद नागरिकों को स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने के लिए यह बर्तन बैंक बनाया है। तो ये तो क्वेश्चन पूछेगा, बर्तन बैंक गुमला के अंदर बना है, किस डीसी ने करा है? सुशांत गौरव ने करा है। ओके, ये जरूरतमंदों को चलाएगा। स्टील के बर्तन सेट महज 1 रुपया में अत्यंत गरीब होने पर निःशुल्क भी दिया जाएगा, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी रहेगी कि वे थर्मोकोल और प्लास्टिक गिलासों का उपयोग ना करें। तो काफ़ी अच्छा है डियर, और ये महिला समूह के द्वारा चलाएगा, तो इस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी को भी बल देगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड था आपके लिए। तो झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहाँ बना? गुमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना, डॉक्टर डीसी सुशांत गौरव के द्वारा। ओके, म्यूनसिपल काउंसिल है, वाइस प्रेसिडेंट है कलीम अख्तर, इन्होंने भी इसकी सराहना की थी। आइए, जल संरक्षण योजना। झारखंड के कृषि मंत्री, आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल गया कि झारखंड का कृषि मंत्री कौन है? तो बादल पत्रलेख ने राज्य के सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 32 करोड़ रुपए के व्यय से जल संरक्षण योजना की शुरुआत की। झारखंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल Patrlake launched the water conservation scheme with an outlay of 4,467.32 crore to benefit the droughts hit farmer। ये डियर 32 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे 467,467 करोड़ होगा। ओके, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि जल संरक्षण योजना के तहत राज्य के, आपके झारखंड में 24 जिले हैं, 24 जिलों में के सभी ब्लॉक में
2133 तालाबों का नवीनीकरण करेगा और 2795 परकोलेशन टैंकों का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 71 तालाबों और 184 परकोलेशन टैंकों के नवीनीकरण पर भी आधारशिला रखी। तो आपको जस्ट इतना ही याद रखना है, जल संरक्षण के तहत 24 जिलों के लिए ये किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं सूखा की जो खतरा है इसको निपटने के लिए। ओके, जस्ट आइए नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। चलिए आगे करते हैं। बस 2 मिनट का आपके साथ मैं स्टे लूँगा, फिर आगे मैं बढ़ूँगा। आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें एंड शेयर करें। झारखंड कृषि विभाग ने भारत के आदेश के आलोक में मोटे अनाज को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब विभाग की इकाई समिति ने 10 करोड़ रुपए की योजना बनाई। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो प्रमोट्स करेगा किसको, मोटे अनाज मिलेट्स को करेगा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स कहा है। तो ये भी एक सवाल आ गया, 2023 को किस रूप में बनाएंगे, ईयर ऑफ मिलेट्स। इस योजना में आने वाले सालों में झारखंड के विभिन्न जिलों में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है। कृषि विभाग पहले 2 सालों से अपने बड़े कार्यक्रम में मोटे अनाज के उत्पाद की अतिथियों को परोसता है। कृषि विभाग की कार्यशाला में मड़ुआ की रोटी, मड़ुआ का पीठा और छिलका रोटी आदि परोसा जाता रहा है। और कृषि विभाग को पता है कि झारखंड के अंदर मोटे अनाज का खपत काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए बाज़ार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मोटे अनाज को बढ़ावा देना है। क्योंकि भारत सरकार ने 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने भी यह योजना तैयार की है। झारखंड में रागी उत्पादन की अच्छी संभावना है। एपीडा की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 15,000 टन के करीब रागी का उत्पादन होता है। ज्वार भी उत्पादन करीब 1,000 टन हो ही जाता है। यह तब हो रहा है जब सरकार की प्राथमिकता सूची में यह शामिल नहीं है। मतलब ये ऑलरेडी इतना उत्पादन हो रहा है, तो अगर वह प्राथमिकता सूची में आ जाए तो उत्पादन बढ़ जाएगी और बाजार के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। In this scheme, a plan has been prepared to promote the production of coarse grain in the different districts of Jharkhand. Okay, for the last 2 years, the agriculture department served only coarse grain product to guests in the big programs, जैसे मडुआ रोटी, मडुआ पिट्ठा और पील रोटी इट इज़, ये जो गेस्ट लोग को परोसते आ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि हर ब्लॉक पे क्या होगा, 24 जिलों के हर ब्लॉक पे इसकी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि सरकार 2023 को मिलेट ईयर्स के रूप में मना रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए डेटा हो गया। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव जब आप पढ़ते हो ना तो उससे कई क्वेश्चन बनते हैं। अकॉर्डिंग टू एपीडा, आगे मैं पढ़ाऊँगा एपीडा के अध्यक्ष कौन है और एपीडा का संबंध किससे है। इन्होंने 15,000 टन रागी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है झारखंड में, इसकी बात कहा है। और यह तब जब हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था, इसको प्रोग्राम बना दें तो उत्पादन ज़्यादा होगा, ये एपीडा का कहना है। तो आप लोग तैयारी करेंगे एपीडा क्या है, एपीडा का हेडक्वार्टर किधर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीएवी बोकारो की आना सिन्हा और ईशान कुमार झा इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 की कक्षा 9 की आना सिन्हा व कक्षा 6 के ईशान कुमार झा का चयन हुआ है। दोनों प्रतिभागी विज्ञान व तकनीकी की सहायता से समाज, राज्य व राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है डियर बच्चे, जब इस तरह से एक्टिविटी में फास्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आना सिन्हा ने क्या बनाया है, पोर्टेबल एंड फोल्डिंग टेबल बनाया है। विषय पर अपनी खोज पूर्ण की है। इनके द्वारा बनाया गया पोर्टेबल एंड फोल्डिंग टेबल विद्यार्थियों के पठन पाठन में उपयोगी है। इस टेबल के उपयोग से विद्यार्थी सही पोस्चर में बैठकर काम कर सकते हैं। इसको आसानी से खोला या मोड़ा जा सकता है। इसमें ज़रूरी कागजात व सामान भी रखा जा सकता है। यह लकड़ी का बना टेबल है।
वहीं ईशान ने क्या करा है कि ये क्या अपना हैंड बैग बनाए हैं जिसमें सेंसर लगाया गया है। इसके माध्यम से बैग की चोरी होने पर सेंसर के माध्यम से यह तुरंत पता चल जाता है। यदि अन्य जगहों पर इसका प्रयोग होता है तो सेंसर के माध्यम खोलने के वक्त रखते वक्त इसकी जानकारी तुरंत मिल जाती है। आए दिन हो रहे बैग की चोरी की घटना को देखते हुए ईशान ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जो काम किया है यह काफ़ी उल्लेखनीय है, इसलिए उन्हें यह इंस्पायर्ड अवार्ड दिया जा रहा है। इसमें चयनित को 10-10 हज़ार रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। ओके, चलिए। तो ईशान कुमार झा ने क्या बनाया? हैंड्स बैग बनाया। आइए, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए डियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो हमारा 2 सेशन हो गया। ओके, आइए फिर देखते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जारी कर दी गई है। इसके आधार पर कहा गया है कि एजुकेशन की क्या स्थिति है झारखंड में। अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेटस ऑफ झारखंड रिपोर्ट 2022 रिलीज ऑन 18 जनवरी, एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल इन रूरल एरिया ऑफ झारखंड इज इंक्रीजिंग। मतलब सरकारी विद्यालयों में ग्रामीणों में इनरोलमेंट की संख्या क्या है? बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा 8 तक में नामांकित कुल बच्चों में से 3% सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। असर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में निजी विद्यालयों में मात्र 14.6% बच्चे ही पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या कितनी थी? 78% थी। इस दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन लेने वाले की संख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई है। यह सर्वे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में ही किया गया है और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में कक्षा 1 से 8 तक के 9% बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे। अब कितने हो गए हैं? 45.3% हो गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ट्यूशन पढ़ने वालों की संख्या में 4% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना? 4% का, यहाँ 45.3% की वृद्धि हुई है। तो ये अच्छा रिपोर्ट है जो कि झारखंड में सरकारी विद्यालयों में जो नामांकन है 1 से 8 में, उसमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। ये एजुकेशन रिपोर्ट 2022 है। सेम चीज़ आपको इंग्लिश में दिया गया है डियर, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बताता चला हूँ कि वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द झारखंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। सेम प्लेटफॉर्म पे होगा, तो आप कभी ना भूलें इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और व्यू करना। ओके, चलिए। सो कॉन्टैक्ट नंबर यू हैव गिवन, एड्रेस आपको दिया गया है। आप अजित कुमार AJIT 444-02388@gmail.com पर आप जा सकते हैं ऑफिसर पॉइंट को, या हमारी जो ऑनलाइन इकोनॉमिक्स है वो भी हमारा एक अलग से जीमेल है, उस पर आप बात कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑनलाइन इकोनॉमिक्स के लिए। इजी टू क्रैक सेशन में BPSC, JPSC और GSSC का अगर आप करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं इस बार, नाउ यू हैव टू सब्सक्राइब। एकदम माइंड में सेट कर लो डियर कि यू हैव टू सब्सक्राइब ऑफिसर पॉइंट। देयर इज़ नो अनदर वे, अनदर ऑप्शंस। मैं आपको व्यू नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे मैराथन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको करंट अफेयर्स को एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप गोदान पढ़ते हैं, जैसे आप फणीश्वरनाथ रेणु जी की मैला आंचल पढ़ते हैं, इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक कहानी के रूप में रहे और यह आपके लिए करंट अफेयर्स के रूप में काम करे। ओके, थैंक यू। सो इकोनॉमिक्स क्लासेस पर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन 2003 के लिए मिलेंगे हमारे इसी सेशन पे ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छी लगी होगी और वेरी सून मैं फरवरी का लेके आ रहा हूँ डियर। आज से जो हमारी क्लासेस चली उसमें जनवरी एंड हो गया डियर। सो थैंक्स, विल मीट अगेन वेरी सून। ओके।